कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में थे। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा जा सकता है। जो पहली नगरीय सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी और जो दूसरी है वह द्वितीय नगरीकरण, वो महाजनपद काल को कहा जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। किससे मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का किससे मिलता है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय से, जो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। और ऐसे ही एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र से भी 16 जनपदों का वर्णन मिलता है। अभी 16 जनपद हैं, इनको आप राज्य भी बोल सकते हैं। इनमें से 15 जनपद हैं। जो कितने दोस्तों? 15 जो जनपद हैं वो क्या थे? वो उत्तर भारत में स्थित थे, यानी मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर भारत में स्थित थे 15 जनपद। और जो एक जनपद है वो कहाँ था? वो दक्षिणी भारत में स्थित था दोस्तों। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। उसका नाम क्या था? अस्मक। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था और उसकी राजधानी क्या थी? तो दक्षिण भारत में अस्मक था दोस्तों जनपद, और उसकी राजधानी पोटली थी। क्या थी दोस्तों? पोटली थी, जो गोदावरी नदी पर स्थित था। अब हम पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। किसका दोस्तों? मगध राज्य का उत्कर्ष। 16 जनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। और मगध पर किन किन राजाओं ने शासन किया, राज किया, उसका वर्णन हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। इसको दोस्तों हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, हसीन मासुका सात। क्या दोस्तों? हसीन मासुका सात। इससे क्या हो जाएगा? इससे मगध राज्य पर, किस पे? मगध पर किन शासकों ने राज किया, किन शासकों ने राज किया, उसको हम हसीन मासुका सात इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और 20 में चंदा पर वास करेंगी। कौन करेंगी? हसीन मासुका जो सात हैं वह 20 रुपये में, यानी 20 में चंद्रमा पर, चंदा पे वास करेंगी। इससे क्या हो याद हो जाएगा? इससे संस्थापक यानी उनकी स्थापना किसने की है। देखिए अब हम पढ़ते हैं। हसीन मासुका, ह से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। सी से क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश। म से क्या हो जाएगा? न से नंदवंश। म से मौर्य वंश। और सु से सुंग वंश। क से कण्व वंश। और सा से सातवाहन वंश हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं इनके संस्थापक। 20 में चंद्रमा पे वास करेंगी, चंदा पे वास करेंगी। कौन? हसीन मासुका सात। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? बी से क्या हो गया? बिंबिसार। इसने क्या करा था? हर्यक वंश की स्थापना की थी। स से क्या हो जाएगा? स से शिशुनाग। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। फिर म से क्या हो जाएगा? म से हो जाएगा महापदम नंद। इसने क्या थी? नंद वंश की स्थापना की थी। फिर चंदा से क्या हो जाएगा? चंदा से हो जाएगा चंद्रगुप्त। इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। प से क्या हो जाएगा? पुष्यभूति। इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। वा से क्या हो जाएगा? वा से हो जाएगा वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। और फिर स से क्या हो जाएगा? स से हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन से क्या हो जाएगा? स से सिमुक हो जाएगा। सिमुक ने क्या किया था? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि बस ये एक लाइन ये याद रखनी है और एक ये याद रखनी है। इन दोनों से हम याद रख सकते हैं मगध पर किन राजाओं ने शासन किया और उनके संस्थापक कौन थे। जैसे हसीन मासुका सात, इससे क्या हो गया? इससे वंश याद हो गए कि इन इन वंशों ने मगध पर राज किया। और इससे क्या हो जाएगा? 20 में चंदा पे वास करेंगी। इससे क्या हो जाएगा? संस्थापक कि किसने इन वंशों की स्थापना की। अब आगे पढ़ेंगे। पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? पुराणों के अनुसार मगध पर
सबसे पहले बृहदरथ ने शासन किया था। किसने शासन किया था दोस्तों? बृहदरथ ने शासन किया था। और उसकी राजधानी क्या थी? राजगृह या ग्रीवरिज। राजगृह या ग्रीवरिज उसकी राजधानी थी दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं हर्यक वंश के बारे में। हसीन मासुका साथ में सबसे पहले क्या था? हर्यक वंश, जो 544 ईसा पूर्व से 420 ईसा पूर्व तक था। और इसकी एक ट्रिक है, इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। ये जो ट्रिक है इससे हम इसको याद कर सकते हैं कि बुम्बी से आज उड़े नाग। किससे उड़े दोस्तों? बुम्बी से आज उड़े नाग। इससे क्या हो जाएगा? इससे हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं उनको आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे देखो, बुम्बी से आज उड़े नाग, ब से क्या हो जाएगा? ब से हो गया बिम्बिसार, से यहाँ पे साइलेंट है। और आज से क्या हो गया? अजात शत्रु। उड़े से क्या हो जाएगा? उदयन। और नाग से क्या हो जाएगा? नाग से नागदशक, अंतिम शासक था हर्यक वंश का। अब इसको हम ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि बुम्बी से आज उड़े नाग, इससे क्या हो जाएगा? हर्यक वंश याद हो जाएगा आपको, जो 544 ईसा पूर्व से 420 ईस्वी पूर्व तक था। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार के बारे में, कि हर्यक वंश का जो संस्थापक वो है बिम्बिसार, मगध की राजधानी पर। किस पर दोस्तों? मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में। और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए, किसको मजबूत करने के लिए? अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए, राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया इसने? जो शक्तिशाली राज्य है ना, जो शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए इसने। क्या किए दोस्तों? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? जो कौशल नरेश हैं, प्रसेनजित कौन थे? प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह किया। फिर वैशाली है, जो वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया। उसके बाद में मद्र देश, जो आधुनिक पंजाब है, उसकी राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इस प्रकार बिम्बिसार ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किए दोस्तों? वैवाहिक संबंध स्थापित किए शक्तिशाली राज्यों के साथ। बिम्बिसार एक महान योद्धा भी था, अच्छा योद्धा भी था। उसने क्या किया? बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को, किसको दोस्तों? ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध राज्य में मिला लिया। किसको मिला लिया? अंग को। यह अंग क्या है? यह अंग की राजधानी चंपा। क्या दोस्तों? चंपा। और एक और जो विशेष बात है याद रखने जो योग्य है बिम्बिसार की, वह यह है कि बिम्बिसार थे, यह प्रथम भारतीय राजा थे। क्या थे दोस्तों? प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। किस पर बल दिया दोस्तों? प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। और इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में, किसकी सेवा में दोस्तों? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने अपने जो राजवैद्य, कौन था इसका? वो राज्यवैद्य जीवक को भेजा। किसको भेजा दोस्तों? जीवक को भेजा महात्मा बुद्ध की सेवा में। महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को भेजा। और एक अवंती के जो राजा हैं, इनके दोस्त थे बिम्बिसार के, जो अवंती के राजा, कहाँ के राजा? अवंती के राजा चंड प्रद्योत। कौन दोस्तों? चंड प्रद्योत जब पांडु रोग से, किस रोग से दोस्तों? पांडु रोग से ग्रस्त थे, तब उनकी सेवा में भी बिम्बिसार ने राजवेदक जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा। अब देखते हैं दोस्तों बिम्बिसार की हत्या। किसकी हत्या? बिम्बिसार की जो हत्या है, उनका जो पुत्र अजातशत्रु है वह कर देता है। और स्वयं 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। इस प्रकार एक पुत्र अपने पिता को मारकर स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जा सकता है। उनका
उपनाम कुणिक था। प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अजातशत्रु को सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठा तो उसे क्या हुआ, अजातशत्रु को सबसे पहले प्रसेनजित जो क्या था कौशल देवी का भाई था, और प्रसेनजित के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध का कारण था काशी, जिसकी राजधानी क्या है, काशी, जिसको वाराणसी भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से। तो यह प्रदेश प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशल देवी को दहेज के रूप में मगध शासक बिंबिसार को दहेज में दिया था। किसने दिया था, प्रसेनजित ने अपनी बहन को दहेज के रूप में दिया था, काशी को दिया था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद क्या हुआ, बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल देवी का भी देहांत हो गया। तो प्रसेनजित इन दोनों का कारण अजातशत्रु को मानता था, क्योंकि उसने अपने पिता को मार दिया। क्या किया था, क्योंकि अजातशत्रु ने ही तो अपने पिता को मार दिया था, इसलिए उसने काशी वापस ले लिया। किसने ले लिया, प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया। इन दोनों में दीर्घकाल तक संघर्ष के बाद लड़ाई होती रही दोनों में काफ़ी समय तक। तो दीर्घकाल संघर्ष के बाद दोनों में संधि हो गई दोस्तों। क्या हो गया, संधि हो गई। और संधि के अनुसार प्रसेनजित ने अपनी पुत्री, क्या दोस्तों, किसको, अपनी पुत्री वजीरा की शादी अजातशत्रु के साथ कर दी। किसके साथ कर दी दोस्तों, अजातशत्रु के साथ कर दी, और काशी को वापस लौटा दिया, काशी का प्रदेश वापस लौटा दिया। अजातशत्रु के शासनकाल आगे देखेंगे। अजातशत्रु के शासनकाल के समय महात्मा बुद्ध, कौन दोस्तों, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। कौन हुए थे, महात्मा बुद्ध। किसके शासनकाल के दौरान, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। और उनके अवशेषों पर अजातशत्रु ने कहाँ पर, राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया दोस्तों। कहाँ पर, राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में, कितने में दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में बौद्धों की प्रथम सभा करवाई, जिसे प्रथम बौद्ध संगीति कहा जाता है। 461 ईसा पूर्व में दोस्तों, 461 ईसा पूर्व में, कितने में, अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर देता है और स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाता है। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, वैसे ही अजातशत्रु का पुत्र उदयन अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब क्या होता है, जो उदयन है वह पाटलिपुत्र, जो पाटलिग्राम की स्थापना करता है, वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। और जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश चल रहा, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है ना दोस्तों, अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था, नागदशक था। अब हमने पढ़ा था ना, हर्यक वंश के बुम्बी से आ जुड़े नाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ये हो गए। अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हो गया। अब आता है आगे शिशुनाग वंश। क्या आता है दोस्तों, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 420 ईसा पूर्व में, कितने में दोस्तों, 420 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके उसका जो सेनापति है या अमात्य है शिशुनाग, मगध में एक नए राजवंश की स्थापना करता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। कहाँ से हटाकर, शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से, पाटलिग्राम से वैशाली पर स्थानांतरित की। शिशुनाग की मृत्यु के बाद, जैसे ही शिशुनाग की मृत्यु होती है तो उसका जो पुत्र है कालाशोक मगध का शासक बनता है। कौन बनता है दोस्तों, कालाशोक मगध का शासन बनता है। और कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आता है। क्या करता है, पुनः पाटलिपुत्र ले आता है। 383 ईसा पूर्व में, 383
383 ईसा पूर्व में वैशाली में, कहाँ पे दोस्तों, वैशाली में बौद्ध भिक्षुओं की दूसरी सभा आयोजित की जाती है। दूसरी बौद्ध संगीति कह सकते हैं। जो पहली थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो दूसरी है वह 383 ईसा पूर्व में हुई है। और ये किसके समय में हुई? शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक नंदीवर्धन था, तो ये हुई थी कालाशोक के समय में हुई थी, दूसरी 383 ईसा पूर्व में बौद्ध भिक्षुओं की। तो अब हम पढ़ते हैं इससे आगे नंद वंश के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, नंद वंश के बारे में। इसके जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। इन्होंने 2 उपाधियां धारण की हैं, जैसे एक राट और एक छत्र। इनको एक राट या एक छत्र भी कहा जाता है महापद्म नंद को। और इनका जो उपनाम है महापद्म नंद का वो क्या है? उग्रसेन है दोस्तों। और इन्हें क्षत्रियों का हंता भी कहा जा सकता है। इन्हें क्षत्रियों का हंता भी कहा जा सकता है या कहते हैं। और जो नंद वंश है उसका अंतिम शासक कौन था दोस्तों? घनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यह योजना बनाई थी, परंतु व्यास नदी को पार करने से उसके सैनिकों ने मना कर दिया था और वो वापस चला गया था। जाते हुए बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी, या उन्हें मार दिया गया था सिकंदर जी को। अब हम देखते हैं 322 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्होंने चाणक्य नीति लिखी। और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन हैं? चाणक्य हैं या विष्णुगुप्त हैं। की सहायता से घनानंद कौन था? यह नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद का क्या किया इन्होंने? वध कर दिया। और क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो आज हमने पढ़ा है हसीन मासु का 7, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य नंद वंश। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।